नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा और ये है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्न सही से हल कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। ऑप्शन बी 2। ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन बी है साइन आर बटे साइन आई। और ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर। ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर। अब 4 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। और सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे कि उत्तल लेंस का बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा। और किनारे क्या होता है? हल्का पतला होता है। तो आपका आंसर सही होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो 5 नंबर सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन u बटे v। ऑप्शन बी यू भी। ऑप्शन सी यू प्लस भी। और ऑप्शन डी भी बटे यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भी बटे यू। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अर्थात f और r के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन ए है r बराबर 2f। ऑप्शन बी है f बराबर r। ऑप्शन सी f बराबर 2 बटे r। और ऑप्शन डी r बराबर f बटे 2। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है f बराबर r बाय 2, या इसे हम कह सकते हैं r बराबर 2f। कहने का अर्थ हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए r बराबर 2f। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इमेज के माध्यम से समझते हैं कि कांच की स्लेब पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मुड़े हुए किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। पुनः जब प्रकाश की किरण कांच की स्लेब से बाहर निकलती है तो वह किरण कहलाती है निर्गत किरण। तो हमारे पास ऑप्शन था आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ किरण की बात नहीं हो रही है, कोण की बात हो रही है। ठीक है। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है।
तो ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। अब 8 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी यानी f बराबर कितना है, 1 मीटर। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, अर्थात कितने डायऑप्टर होगा। ठीक है, ऑप्शन है -1 डायऑप्टर, 1 डायऑप्टर, 2 डायऑप्टर, 1.5 डायऑप्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 डायऑप्टर। ठीक है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, 1 डायऑप्टर। अब 9 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ऑप्शन ए है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर ही, और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से परे। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अब 10 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा एवं छोटा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा एवं छोटा होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, और यह दूर के जगहों को कैप्चर करके वस्तु को दर्पण में छोटा रूप में प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण है एक अभिसारी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिसारी। अब 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। अब 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इन सभी दर्पणों द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। यहाँ पूछा जा रहा है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो प्रश्न किया जा रहा है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, वो भी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और यह भी जानना जरूरी है कि
कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब अगला प्रश्न 16 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता, आवर्धित अर्थात बड़ा। ऑप्शन है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है, बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, जिसके कारण क्या होता है कि शेविंग करने के उपयोग में अर्थात दाढ़ी बनाने में भी नाई क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, नहीं करता है। तो कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। ठीक है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अब अगला प्रश्न 17 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन है सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, अंधा होता है। तो अब आप बता सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सीधा होता है। ठीक है, अब 18 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दर्पण की बात चल रही है, लेंस की नहीं, इसलिए ध्यान से प्रश्न को समझना है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। अब 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो प्लस होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है अक्ष, ऑप्शन बी फोकसांतर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी वक्रता व्यास। गोलीय दर्पण है, उनके ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं फोकसांतर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी फोकसांतर। ठीक है, अब 21 नंबर प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है। ऑप्शन है एफ बराबर r/2, ऑप्शन बी है एफ बराबर आर, ऑप्शन सी है r बराबर f/2, और ऑप्शन डी है f बराबर 2/r। r और f में संबंध क्या है, f बराबर r/2। ठीक है, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए f बराबर r/2। ठीक है, अब 22 नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो दाढ़ी अर्थात हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण, जिनका उपयोग हजामत बनाने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब 23 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। अब 24 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। ठीक है, सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वह होती है अवतल दर्पण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। किसकी? तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। अब 25 नंबर प्रश्न है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। ठीक है, तो रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। अब 26 नंबर प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन ए है अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम होती है। तो दोस्तों, ये था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल JPY एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट द्वारा हमें बताएं कि किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।